पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से विचाराधीन है मामला। केस आज तक शुरू नहीं हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मामला ताज कॉरिडोर का है और 17 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने एक ऐसी एजेंसी को दिया जो पात्रता की धारक नहीं थी। नियमों को ताक पर रख करके ऐसा किया गया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इसकी जांच करती है, आरोप पत्र दाखिल करती है और मामला अब तक ढाक के 3 बात। बहुत से लोग भूल गए हैं। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में यह मामला जोर शोर से प्रसारित हुआ कि मायावती आरोप मुक्त कर दी गई, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही भ्रष्टाचार पर हम बात कर रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश, वर्तमान में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधि सलाहकार रहे श्री चंद्रभूषण पांडे जी से आज हम वार्ता कर रहे हैं और इन्हीं के पुस्तक 75 साल बदलते भारत की कहानी से मैंने जाना कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है और गवर्नर ने संस्तुति नहीं किया, नहीं चलाया जा सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण विनिश्चय है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी लोक सेवक के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सिंह बनाम ऐसा मामला था पंजाब का। सर, सादर नमस्कार। नमस्ते। एक बहुत बड़ा मामला आपने उठाया और यह आगरा के ताज कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जो ताजमहल और लाल किले को जोड़ने के लिए, अब तो कॉरिडोर जगह जगह बन रहे हैं, वाराणसी से लेके अब, लेकिन उस समय जो कॉरिडोर शुरू किया था नियमों को ताक पर रख करके, और उसमें आप लोग इस मामले को ले गए सुप्रीम कोर्ट तक, निचले न्यायालय से लेकर के सीबीआई की अदालत से लेकर के। क्या है यह पूरा मामला? देखिए, तो संक्षिप्त में बताऊँ, वैसे तो मामला बहुत बड़ा है जी, लेकिन दर्शकों के लिए और आपके लिए कि मैं समझता हूँ कि बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा जी, कि MC मेहता थे, वो इन्वायरमेंट के मामले में, पर्यावरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे वो करते रहते जी। तो उन्होंने एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कर रखा था कि पर्यावरण के बहुत सारे, ताज के मामले भी पर्यावरण है या हर प्रकार के जो पर्यावरण के मामले थे वो किया करते थे। मुख्यतः वो ताज के मामले में कि ताज गंदा हो रहा है, पर्यावरण के नाते उसकी जो आभा है ख़त्म हो रही है, वो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेश भी पारित किए थे। जी। उसी में एक एप्लीकेशन वो लगाते हैं इसलिए कि ताज का ये के लिए ताज महल के आसपास एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जी। और उस कॉरिडोर से एक डेवलप किया जा रहा है और जो यमुना नदी है उसको क्लेम करके उसमें उसको पाट के, उस क्लेम करने के, उसको पाट के जो सड़क निकाली जा रही है। और वहाँ जो पर्यावरण के नियम है, इन्वायरमेंट के लॉ है, उसकी धज्जियाँ उड़ा के वो बनाया जा रहा है। जी। ये उन्होंने दरखास्त दिया जी। और ये जो है उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उनके आदेश से ये सब हो रहा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दिया। जी। बहुत गंभीर मामला था वो जी। क्योंकि ताज एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ बिना अनुमति के, बिना नियमों के पालन के, उसके आसपास पहले से बहुत सारे आदेश हैं, नियम है, कानून है, जी, ये कर नहीं सकते हैं। जी। उसके दरखास्त पे उन्होंने कहा कि सीबीआई से हम आपने जो दरखास्त दिया, देखते हैं आप जो कह रहे हैं इसमें कितनी तथ्य है। जी। तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उन्होंने करवाई सुप्रीम कोर्ट में, प्रारंभिक जांच जिसको कहते। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, इसमें तो अनियमितता बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक जांच में आया तो सर, सुप्रीम कोर्ट ने किससे प्रारंभिक जांच कराई? सीबीआई से। अच्छा। सीबीआई से उनके दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से प्रारंभिक जांच कराई। जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जब प्रारंभिक जांच के बाद रिपोर्ट आई, जी, तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। अच्छा, जांच में सीबीआई ने यह कहा कि नियमों का उल्लंघन हुआ, पर्यावरण का नुकसान हुआ। जी। और ये भी है कि ये भी भ्रष्टाचार भी उसमें आया कि इसमें ये भ्रष्टाचार करके 17 करोड़ रुपए का भी मामला आया कि 17 करोड़ रुपया एजेंसी को दे दिया गया बिना किसी जो क्लियरेंस है जो इन्वायरमेंट का और एजेंसियों का, उससे ये भी मामला उनके सामने आया। जी। उस पर उन्होंने FIR दायर किया और उसमें पर्यावरण के मंत्री और PW के मंत्री जो एजेंसी करवा रही थी, उसमें नसमुद्दीन मंत्री थे और मुख्यमंत्री मायावती। तो मायावती और मुख्यमंत्री और कुछ अधिकारियों के खिलाफ, जो उस समय अधिकारी थे, उनके खिलाफ, मतलब चीफ सेक्रेटरी और एक आध पर्यावरण सचिव वगैरह के, शर्मा थे शायद उस समय, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, सीबीआई ने दर्ज किया। और वो 468, 420 इस तरह के मुकदमे उसने सीबीआई ने दर्ज किया। जी।
और बाद में जांच करके उसमें चार्जशीट लगा दिया। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, जी। बहुत ठीक चला। उसके बाद वो मायावती मुख्यमंत्री नहीं रही। 2007 ये है 2003 और 2 और 3, हाँ, उसमें मायावती मुख्यमंत्री थी जी। उसके बाद नहीं रही। फिर ये 2007 मुख्यमंत्री जब बनी तो वो जो जांच का चार्जशीट था जी। उस चार्जशीट पे इनको लगा कि ये तो हमारे गले भी पड़ सकता है और हम ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी पद पर जा सकती है। जी। तो उन्होंने राजेश्वर राय, उस समय गवर्नर थे, हाँ, टीबी राजेश्वर राय जी। हाँ, उस समय गवर्नर थे। हमको लगता है कि उनसे उन्होंने उनको प्रभाव में लेके, निश्चित रूप से बिना प्रभाव, जी। तो वो चार्जशीट जो कि सबमिट होना चाहिए था सीधे कोर्ट में, सीबीआई को कोर्ट में दाखिल करना चाहिए था, उस समय कोर्ट में न दाखिल करके, उस समय देखिए कांग्रेस की सरकार थी साथ में, जी। तो निश्चित रूप से मायावती ने कांग्रेस का प्रभाव लगा के, गवर्नर पर प्रभाव डाल के जी। वो चार्जशीट पहले उन्होंने गवर्नर के यहाँ दाखिल किया कि साहब इसमें अनुमति हमको दीजिए प्रोसिक्यूशन चलाने का, जबकि सामान्य प्रक्रिया में उनको कोर्ट में दाखिल करना चाहिए और उसके बाद उनको भेजना चाहिए था कि हमको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे रहा। चलिए खैर, ये प्रक्रिया की बात है, दोनों कर सकते हैं जी। सीधे भी गवर्नर के से अनुमति ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। जी। तो गवर्नर ने अनुमति लिखी कि हमने प्रोसिक्यूशन की अनुमति नहीं देंगे। अब देखिए सीबीआई की जांच है, सीबीआई एक बार प्रिलिमिनरी प्रारंभिक जांच हुआ, उसके बाद फिर मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ प्रॉपर, तो ऐसे कह देंगे कि नहीं कोई मामला नहीं बनता है, तो ये इसका ही मतलब है कि राजेश्वर राय ने जो उस समय किया वो उनके प्रभाव के नाते गलत आदेश पारित किया। अब कोर्ट के सामने ये मामला आया, तो कोर्ट के सामने जब चूंकि आरोप अभियोजन का नहीं था स्वीकृति, तो कोर्ट ने कहा कि 197 सीआरपीसी में है कि अभियोजन के बिना स्वीकृति के नहीं हो सकता, तो उन्होंने उसको कहा कि हम में प्रोसिक्यूशन नहीं चलता, कॉग्निजेंस नहीं लिया, संज्ञान मामले का नहीं लिया सीबीआई ने, ठीक है, संज्ञान नहीं लिया। तो सीबीआई को उसके बाद अदालत के ऊपर जाना चाहिए अगला अदालत। अब देखिए जो सीबीआई के कहते हैं लोग कि बड़ी सीबीआई बहुत निष्पक्ष है और सीबीआई ये कर सकती है, सीबीआई का मामला चला गया। अब सीबीआई का कंडक्ट देखिए, पहले तो उनसे राजेश्वर राय से के पास सीधे दाखिल किया कोर्ट में न जाके, ये कहाँ निष्पक्षता है। फिर सीबीआई की निष्पक्षता देखिए, अगर वो आपका मामला खारिज हो गया तो आपको अदालत, ऊंची अदालत में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये गलत, राजेश्वर राव का जो फैसला है गलत है, तो या कोर्ट का फैसला गलत है। तो उन्होंने दोनों में नहीं गए, न राजेश्वर राय के आदेश को चुनौती दिया सीबीआई ने और न इससे आप समझ लीजिए कि सीबीआई की जो कार्य पद्धति है, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि क्या कार्य पद्धति किस तरह से करते हैं। जो कहा जाता है ना कि बिना ऊपर के निर्देश के हिसाब से काम करते हैं, उसका ज्वलंत प्रमाण। सर थोड़ा सा इसमें, जैसे यह जांच सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने के बाद हुई प्रारंभिक जांच, और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मतलब सीबीआई जांच करा दिया जी। और उसके बाद सीबीआई इस पर खामोश है। जब गवर्नर ने संस्तुति नहीं दिया तो सीबीआई चुप हो गई, अगले न्यायालय में नहीं गई, आगे बढ़ी नहीं जी। अब देखिए जी, ये है सीबीआई की भूमिका जी। उसके बाद जब कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसके बाद जाते जी, तो हम लोगों ने पीआईएल दाखिल किया, लोकहितवाद कि साहब ये इतना भ्रष्टाचार का मामला ऐसे सीबीआई के चाहने और अधिकारियों को चाहने से खत्म हो जाएगा क्या? तो 226 के तहत आप लोग कुछ नहीं, हाँ, तो हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पीआईएल कहते हैं, लोकहित याचिका दाखिल किए और हम लोग गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हम लोगों का ये कहना था कि प्रकाश सिंह बादल, वो भी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें ये हुआ कि उसमें यही दफा था 420, 467, 468, 471, करीब करीब यही दफा है गबन और फ्रॉड की, हाँ, इस तरह झूठ डॉक्यूमेंट बनाना ये हुआ। और उनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, और भ्रष्टाचार का मामला कोई अगर लोक सेवक करता है तो ये नहीं माना जाएगा कि भ्रष्टाचार जनहित में कर रहा है। भाई आप पब्लिक सर्वेंट हैं, लोग जन सेवक हैं, तो जन सेवक का काम जो करिए वो तो ठीक है, उसमें तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन आप वहाँ घूस ले रहे हैं तो इसमें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत भाई? ये तो आपका व्यक्तिगत है ना, वो जन सेवक का काम तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कोई अगर जनसेवा करता है तो वो उसको प्रोटेक्शन 197 में नहीं मिलेगा कि आपको अभियोजन की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ये गलत जो सीआरपीसी में है, हाँ, कि अभियोजन की स्वीकृति जरूरत नहीं है, सीधे उनके खिलाफ मुकदमा संज्ञान दिया जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि ये मजिस्ट्रेट को खुद लेना चाहिए संज्ञान, इसमें मजिस्ट्रेट ने ये कह के कि नहीं जो आदेश दिया ये कानूनी नहीं है, उसको हम लोगों ने चुनौती दी। बहुत बहस हुई और समझ लीजिए 8 में हम लोग मुकदमा दाखिल किया,
4 साल बहस हुआ, उस समय देखते आप मीडिया में हर रोज़ ये चर्चा की बात थी। और इसके बीच में क्या क्या हुआ उसको आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे मामले की आप अगर लड़िए तो वकील से लेके और पूरी सिस्टम जो है उसको रोकने के लिए और लालच देने के लिए लग जाती है, उससे हम लोग भुगतते रहे। एक नाम इसमें आपने उल्लेख किया है कि मायावती के मैनेजमेंट के रूप। अच्छा, उसमें यशी मिश्रा जी थे, वो एडवोकेट जनरल थे। आप सीधे नाम लिख, और मैंने लिखा है हमने कि हाँ, इतना ही नहीं है इसमें पूरे इस किताब में। देखिए, इस किताब के उस आप अध्याय में जाएंगे ना, ताज कॉरिडोर में इसकी पूरी कहानी मैंने इसलिए लिखा कि देश के लोगों को जानना चाहिए। देखिए, कोई दुर्भावना से जैसे मिश्रा के प्रति कोई मेरी दुर्भावना नहीं है, या CBI के प्रति दुर्भावना नहीं है, लेकिन या और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश के लोगों को जानना चाहिए कि कैसे सिस्टम कैसे काम करता है, बड़े लोगों के लिए सिस्टम को कैसे दुरुपयोग किया जाता है, बड़े लोगों के लिए सिस्टम को कैसे CBI हो या अदालत हो कैसे मैनेज कर दिया जाता है। तो जो मैनेज और लिखा कि उस तरह से न्यायालय मैनेज हुई, और न्यायालय ऐसे मैनेज हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर आप कह रहे हैं न्यायालय मैनेज हुआ, या कंटेम्प्ट भी तो हो नहीं, कंटेम्प्ट नहीं है, सत्य है। अब जैसे देखिए, अब एक ही उदाहरण समझ, मामले में कंटेम्प्ट आप पर नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल तथ्य है ना। उसका उदाहरण भी हम किताब में लिख चुके हैं। तो जब किताब में लिख चुके हैं कि न्यायालय मैनेज हुआ, तो अब कंटेम्प्ट क्या कराएंगे आप? तो और उसका प्रमाण दे दिया, तो हम कोई कंटेम्प्ट चलाए, ये तो अच्छी बात है। देश और जानेगा कि मैनेज भी हुआ, और उसके खिलाफ जो कह रहा है उसको आप कह रहे हैं मैनेज हुआ। कैसे मैनेज हुआ, उदाहरण देना था कि चूंकि बात आ गई, नहीं तो ये रह जाएगा कि हुआ क्या कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए एक अदालत बनती है हाई कोर्ट में, कि एक बेंच बनता है ना, उसी बेंच में सभी लोकहित के मामले दाखिल हो जाएंगे। अब जिस जज के सामने मामला चल रहा था वो शायद दबाव में नहीं आ रहे थे, नाम भी मैंने लिखा है किताब में, नाम प्रदीप कांत, वो दबाव में नहीं आ रहे थे। अब देखिए, तो उस समय के चीफ जस्टिस ने, एक कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या किया कि इसमें अब इसको बांट दिया। अब कहा कि दीवानी वाले लोकहित के मामले एक अदालत में जाएंगे, अपराधी वाले एक में जाएंगे। अब इसका प्रभाव ये हुआ कि ये चूंकि आपराधिक मामला था, तो प्रदीप कांत से हट गया, उनके दीवानी वाला लोकहित का मामला रहेगा, और फौजदारी वाला लोकहित का मामला दूसरी अदालत में रहेगा। ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। तो हम लोग समझ गए कि ये तो इसी मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। हाँ, ये तभी तो हुआ। और उसके बाद जैसे ही ये केस खत्म हुआ, फिर वो खत्म भी हो गया, वो व्यवस्था भी अब एक ही अदालत में होता है। तो इससे ज़्यादा प्रमाण क्या है? तो अब इसमें कोई कंटेम्प्ट चलावे तो चलावे, हाईकोर्ट ये कंटेम्प्ट चलाती है तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मांगेंगे, देश के और शिक्षा लेते रहोगे, देश के लोग समझेंगे कि भैया अगर ठीक था तो अब तक चलाते रहते ना। इसी केस में के लिए बना, और इसी केस के साथ वो 2 भाग वाला खा फिर एक भाग में हो गया। तो न्यायालय मैनेज होती है। और मैंने तो ये कोई भी नहीं लिखा है, मैंने लिखा यशी मिश्रा के पहले भी हंसराज भारद्वाज थे, वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, चीफ मंत्री थे। इस किताब में ये भी जिक्र किया, वो भी कांग्रेस की तरफ से मुकदमे को मैनेज करते थे, इन्होंने मायावती की तरफ से मैनेज किया। तो इसमें कोई अब, और ये तीसरी बात मैंने ये भी प्रमाण दिया कि मैनेजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बाद में अभी 2-3 साल पहले इसके किताब के दौरान जब आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको काउंटिस लिया कि बेंच का मैनेजमेंट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठाई कि बैठ के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेंच का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इसको रोकने की प्रवृत्ति है, इसको रोका जाए। ये मैंने इंगित किया है। तो ये पूरे न्यायपालिका को जानने के लिए जरूरत है, और इसमें सुधार करने की जरूरत है, ये उद्देश्य था। तो PIL में 2 जजों की खंडपीठ का उल्लेख किया गया है, उसमें क्या हुआ? अब फिर वो जब हुआ, अब वो देखिए, अब उसके बारे में हमें मालूम नहीं कि वो लोग मैनेज हुए कि स्वतंत्र रूप से निर्णय दिए, या मुझे उसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है। जो व्यक्तिगत रूप से जानकारी थी उसको मैंने जिक्र किताब में जगह जगह किया। फैसला आया कि ये जो गवर्नर ने जो प्रोसिक्यूशन का अनुमति नहीं दी, उसके बाद जो कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, वो ठीक किया, क्योंकि कोर्ट जो है बिना अनुमति के संज्ञान लेना नहीं चाहिए था। तो कोर्ट ने कोई गलती नहीं की, लोअर कोर्ट ने, यानी कि जो संज्ञान मजिस्ट्रेट ने नहीं ली वो आदेश कोर्ट ने सही होल्ड कर दिया। और ये हुआ कि इसके बाद ये पूरे मीडिया में, जिस दिन ये फैसला आया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया उस दिन में लखनऊ में थी, और उसके सामने ये मामला, जब यशी मिश्रा भी उसके सामने अपीयर हुए, मैं भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने, पूरा कम से कम सैकड़ों मीडिया के लोग थे। और जब पूछा गया तो मैं ही तो यशी मिश्रा जी ने कहा कि मायावती को छोड़ दिया गया, आरोप मुक्त कर देंगे। और मैंने कहा उसी मीडिया के सामने कि मायावती जी आरोप मुक्त नहीं हुई हैं,
बल्कि कोर्ट ने कहा है कि ये जो संज्ञान बिना अनुमति के नहीं लिया गया वो क्वेश्चन सही है। तो ये मुक्ति नहीं है भ्रष्टाचार से का मामला तो अभी कोर्ट में देखा ही नहीं गया कहीं से। आज तक उस भ्रष्टाचार के मामले की चार्जशीट सीबीआई की पड़ी हुई है। भ्रष्टाचार मायावती जी ने किया या नहीं किया इस पर कोई आज तक चर्चा नहीं हुई, और ये कह दिया गया कि ये मामले मायावती जी इस भ्रष्टाचार से बरी हो गई। बिल्कुल उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पूरा देश यही समझ रहा है कि भ्रष्टाचार मायावती जी उसका ताज कॉरिडोर में दोष मुक्त हो चुकी हैं, और ये इसके सारे लोगों ने मान लिया। अब ये मामला 2012 में फैसला आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी SLP हुई। सुप्रीम कोर्ट ने SLP इसको स्वीकार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में SLP 12 से लगा हुआ है। फिर CBI जो है शांति से बैठी हुई है और उनको कोई चिंता नहीं है इस मुकदमे को आगे कराने के लिए। अब ये जो CBI का, फिर देखिए CBI का रोल, भाई CBI का मामला है कि तुम जिस मुकदमे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हो, चार्जशीट दिए हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चार्जशीट दियो, उसको परसू करो। सुप्रीम कोर्ट कहते कि मैंने आपके आदेश से ही तो ये किया है, तो सुनिए इस मामले में, वारा न्यारा करिए इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट अब फिर किसके CBI किसके कहने से नहीं कर रही है। अब ये भी एक बड़ा देश के सामने सवाल पूछने का आप पूछ सकते हैं कि भैया CBI आप आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, तो क्यों नहीं आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसको मामले को देखिए कि इसको फाइनल करिए, लॉजिकल एंड करिए, छूट जाए, ठीक है। देखिए न्याय के खिलाफ हम नहीं हैं। मायावती जी को न्याय मिल जाए जो उनका, तो हम लोग न्याय के ही दिलाने के लिए खड़े हैं। लेकिन लॉजिकल एंड माने कोई मामला अगर शुरू हुआ तो उसका अंत अधिक सही ढंग से होना चाहिए। टेक्निकली मामले में उसको अंत नहीं कर देना चाहिए कि ताकि मामला, असली मामला तो जनता के सामने आए नहीं और छोटी मोटे टेक्निकलिटी पर आप उसको खारिज कर दें। और नहीं, ये वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस करती है। इस वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, उनके सॉलिसिटर जनरल है, उनको सॉलिसिटर जनरल क्यों नहीं कहते हैं कि इस मुकदमे को लिया जाए, और ये उनकी CBI है, तो वर्तमान सरकार भी ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो अब इसके तो हम राजनीति में नहीं जाएंगे, वो एक विषय है राजनीतिक रूप से, जब हम इसमें आपसे नहीं चर्चा कर रहे हैं, अब शुद्ध रूप से हम कानूनी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम जब नैतिक पार्टी में बैठेंगे तो वो करेंगे। यहाँ मैं शुद्ध रूप से क्योंकि लीगल के दृष्टि से बैठ रहे हैं, बाकी लोग जनता अपना अनुमान लगाए कि क्या होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इस मामले को लॉजिकल एंड तक पहुँचना चाहिए। सर, एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है इस पूरी चर्चा से जो बात उभर के आई कि इतना बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हुई और गवर्नर एक लाइन का लिख दे, ऐसा गवर्नर जिसको स्थापित करते हैं, अपने कार्यकर्ता को गवर्नर बनाएंगे, उसमें यह नहीं देखा जाएगा शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या उनका है, और इतिहास भूगोल कुछ नहीं, जिसको चाहा बैठा दिया, और वह गवर्नर लिख देगा कि इस पर अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती है। मामला टाइट ये हो रहा है। अब गवर्नर का रोल तो आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि महाराष्ट्र के गवर्नर के बारे में जी, अभी 10-15 दिन पहले कि ये गवर्नर साहब खुद ही सरकार गिराने में लगे हुए जी। ये गवर्नर का काम तो ही ना कि सरकार गिराने में आप भूमिका लो, तो गवर्नरों की भूमिका तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा विवाद। और दूसरा विषय केंद्रीय जांच ब्यूरो। अब कोई भी मामला होता है तो लोग कहते हैं CBI जांच कराइए, CBI जांच कराइए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI जांच हुई और सारा मामला टाई फिस, और 10 साल से सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। विशेष अनुमति याचिका है। हाँ, विशेष न्यायालय में। हाँ, SLP जाती है इसका, कोई फैसला रिट में हो जाता है तो उसके खिलाफ SLP दाखिल होती है। तो दोस्तों, इस मामले पर आज हमारी चर्चा हुई आदरणीय चंद्रभूषण पांडे जी से। यह किताब आप देख रहे हैं जिसे 75 साल बदलते भारत की कहानी, आप लीगल एडवाइजर थे। और नहीं, इसमें एक भी और भी है। देखिए, ये किताब तो ऐसे उस एक अध्याय को मैंने मायावती को ताज कॉरिडोर को लिखा है, और भी बहुत सारे लीगल मैटर इसमें जिक्र किया है। आपका भी मामला इसमें जिक्र किया, आपने भी अमिताभ बच्चन के खिलाफ PIL किया था, हमने बहस की थी, तो उसमें भी जिक्र किया था, आपको भी न्याय नहीं मिला था उसमें, उसका भी मैंने जिक्र किया था, और भी बहुत सारे जिक्र किया। लेकिन इसके अलावा इस किताब में ये भी है कि देश 75 साल गांव से लेके मैंने और सभी संस्थाओं के बारे में जिक्र किया है, कैसे देश 75 साल में बदला, धीरे धीरे बदला, और क्या हम वो उस देश के जो बदल रहा है वो सही दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें इसका मूल्यांकन करना चाहिए। 75 साल एक बड़ा गोल्डन टाइम हमको दिया, बड़ा अवसर है। इस अमृत महोत्सव तो मनाया जा रहा है, लेकिन इसका परीक्षण नहीं हो रहा है कि हमने जो उद्देश्य अपने
संविधान के प्रियम्बुल में हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्य, इस दिशा में जब हम भारत के लोग इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े, इसका कहीं मूल्यांकन नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इस दिशा में मूल्यांकन करके हमें भारत को 75 साल किसी देश के लिए बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन ये 75 इतना तो जरूर होता है कि ये हम आप सही सही मूल्यांकन करते रहें, और ताकि हम अगले भारत को, इतिहास को, बड़ा महान इतिहास है, इसको और गौरवशाली बनाना है, तो बिना मूल्यांकन किए गौरवशाली इतिहास नहीं बनाना। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस किताब में जितने प्रश्न उठाए हैं, प्रश्न जितने प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न मैंने उठाए हैं इसमें, ताकि देश को हम और गौरवशाली बनाने में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों यह है मामला, और यह इसके कुछ पेपर हैं जिसे लेकर के मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। आप बताइएगा, आप पर मैं छोड़ता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार के बड़े मामले पर केंद्र सरकार खामोश है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुप हैं, और गवर्नर ने जो किया उसको आपने देखा ही, और सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्षों से लंबित है मामला, उसको किसी ने टच नहीं किया। आम आदमी को क्या करना चाहिए और जिंदा कौमों को क्या इस पर हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहना चाहिए? हमारा क्या दायित्व है और हमें आगे क्या करने की आवश्यकता है, हम आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे। आगे तो कदम हम लोग उठाएंगे ही, कितना असर होता है हमें नहीं पता, लेकिन हाथ पे हाथ रख करके जिंदा कौमें नहीं बैठ सकती। सादर प्रणाम आपने दिया। नहीं, अच्छा विषय आपने उठाया कि ताकि कम से कम सारा उद्देश्य क्या है कि ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता को हर चीज़ जानना चाहिए, और जनता जानेगी तो बेहतर दिशा की तरफ हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन आएगा और जाएगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन देश को हमको संभाल के रखना है। अब तो हम लोग को बचपन में देश के वीरों बढ़ते चलो हम करेंगे, बस करें हम करें, तो वो हम लोगों को करना है, चाहे कैसे करेंगे, तन से मरे करें, हाँ तन से मरे, वो हमें करना है। चाहे मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आते जाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।